अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर 2021 कराची बोर्ड के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे हमारी ये वीडियो का चौथा हिस्सा है जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 31 से आज की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 31। इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है अ सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। If it is allowed to oscillate above a positive charge metallic plate, then its period will। हमें कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मेटल बॉब है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमें कहा जा रहा है इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव अ पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक प्लेट, एक ऐसी प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इसको ऑसिलेट करवाएंगे, देन इट्स पीरियड विल, उसके पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या करना है वो बताना है। आइए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है T बराबर है 2 पाई, T बराबर किसके 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। अब ये जो G है ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों क्रिएट हो रही होती है कि उस मेटल का क्या है, अपना वजन है, मेटल का वजन है, बॉब का अपना वजन है और ये क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। क्या करता है, ये ऑसिलेट कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है और इसका वजन होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और इस वजह से इसका टाइम पीरियड आता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि इस बॉब के ऊपर है माइनस चार्ज, इस बॉब के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है और वो क्या हो रहा है, एक ऐसी प्लेट के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या है, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, दोनों के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन है जो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। अट्रैक्शन आ गई ना, नीचे की तरफ खींचेगी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स तो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ क्या आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई है जो दोनों के अपोजिट चार्ज की वजह से, और दोनों के अपोजिट चार्ज की वजह से उसको ये फोर्स क्या करेगी, उसे नीचे की तरफ खींचेगी, मतलब एक और फोर्स अप्लाई हो जाएगी, एक और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहाँ इस जी के साथ एक और एक्सेलरेशन क्या हो गई, ऐड हो गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब देखो टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। अब यहाँ एक और एक्सेलरेशन आ गई है, इसकी वैल्यू में क्या हो गया है, इजाफा हो गया। अगर इसकी वैल्यू में इजाफा हो गया तो टाइम पीरियड में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू में अगर इजाफा हो जाता है तो टाइम पीरियड के अंदर क्या आना चाहिए, टाइम पीरियड के अंदर कमी आ जाएगी। सिंपल, टाइम पीरियड के अंदर क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी क्योंकि एक और फोर्स आ गई जो खिंचा हुआ होगा और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तेजी से ये मूव करना शुरू कर देगा। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हमारे पास है अ सिंपल पेंडुलम, एक मिनट कैमरा थोड़ा फोकस, अ सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट above a positively charged metallic plate then its period will decrease। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज होगा। आगे कहा जा रहा है which one of the following properties of sound is affected by change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर की वजह से साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा। which one of the following properties of sound is affected by change in temperature। एयर टेम्परेचर, हवा के टेम्परेचर में तब्दीली करने से साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, दूसरे में कहा जा रहा है एम्पलीट्यूड, तीसरे में कहा जा रहा है इंटेंसिटी और चौथे में कहा जा रहा है वेवलेंथ। तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, गौर से सुनिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो है वो स्पीड में इजाफा होता है, साउंड की क्या होती है, स्पीड में इजाफा होता है। एक बात तो ये तय है। अब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करे, सोर्स की जो वाइब्रेशन थी वो सेम रहेगी और इंटेंसिटी का ताल्लुक इससे बिल्कुल भी नहीं है, एम्पलीट्यूड का ताल्लुक भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, वेवलेंथ। Which of the following properties of sound is affected by। देखो इसमें दो ऑप्शन यहाँ पॉसिबल है, स्पीड लिखा होगा वो आंसर होगा और वेवलेंथ लिखा हुआ वो ऑप्शन आंसर होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। तो स्पीड का ऑप्शन यहाँ नहीं है, वेवलेंथ का है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। आगे एमसीक्यू नंबर 33, अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, इट कैन बी करेक्टेड बाई मेकिंग दिस पेंडुलम। अब भाई एक पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो चल रही है, स्लो क्यों चल रही है, क्योंकि पेंडुलम स्लो चल रहा है। पेंडुलम क्लॉक जो है वो क्या हो रही है, स्लो चल रही है और हमें इसको करेक्ट करना है।
क्या करना है, हमें इस क्लॉक को क्या करना है, स्लो करना है, मतलब इसको थोड़ा फास्ट चलाना है। स्लो चल रही है, हम इसको क्या करना है, फास्ट करना है। भाई पेंडुलम क्लॉक के अंदर क्या होता है, पेंडुलम जो है वैसे हरकत कर रहा है। अब ये पेंडुलम मूव करता है, इस वजह से घड़ी चलती है। अब ये पेंडुलम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से घड़ी स्लो चली, हम चाह रहे हैं थोड़ा फास्ट चले, यानी उसका टाइम पीरियड क्या हो जाए, कम हो जाए। टाइम पीरियड कम हो जाए, तो टाइम पीरियड कम करने के लिए हमें इसकी लेंथ को क्या करना पड़ेगा। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये था ना, t बराबर है 2π/L/g। तो लेंथ हम छोटी कर देंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो वो तेजी से हरकत करेगा, तेजी से हरकत करेगा तो घड़ी भी क्या चलेगी, जो स्लो चल रही थी वो अपने वक्त पे चलना शुरू हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट कैन बी करेक्टेड बाय, देखें, इट कैन बी करेक्टिंग बाय मेकिंग दिस पेंडुलम शॉर्टर। क्या करना होगा, शॉर्टर। हेवियर और लाइटर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये दोनों हट गए, लॉन्गर और शॉर्टर पे बात आएगी। शॉर्टर करेंगे, टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, घड़ी तेजी से चलना शुरू हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्टर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 34। अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स डैश as compared with actual frequency of sound when a listener move towards the station source। हमें कहा जा रहा है डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक apparent frequency पे क्या फ़र्क पड़ेगा, apparent frequency पर क्या फ़र्क पड़ेगा with actual frequency of sound when a listener, सुनने वाला जो है वो towards the stationary source जहाँ से sound produce हो रहा है वो रेस्ट में, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, रेस्ट में है, और सुनने वाला जो है उसकी क्या हो रहा है, सुनने वाला जो है वो उसकी तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हमने कहा व्हेन अ लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स की क्या हो रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो हमें मालूम है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो क्या होना चाहिए, बिकम लार्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा, लार्ज। तो इसके लिए डॉपलर इफेक्ट के जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं उसको देखना मत भूलिएगा। आगे हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 35। डबल स्लिट अरेंजमेंट इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। डबल स्लिट जो अरेंजमेंट जो की थी, भाई दो सुराख थे ना, यंग ने जो है वो पहले स्क्रीन पर एक स्लिट किया था, दूसरे पे क्या था, दो स्लिट किए थे, और दो स्लिट का जो मकसद क्या था, मोनोक्रोमेटिक लाइट हासिल करना, फेस कोहेरेंस हासिल करना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करना। तो आप अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंट का लेक्चर हमारा देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि डबल स्लिट का जो मकसद था, डबल स्लिट का जो मकसद था वो क्या था, डबल स्लिट का जो मोटिव था वो बेसिकली क्या था, फेस कोहेरेंस हासिल करना है, ऐसी लाइट प्रोड्यूस हो जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, फेस कोहेरेंस, फेस कोहेरेंस हासिल करना, क्योंकि यंग में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों प्रोड्यूस हो रही थी। आगे एमसीक्यू नंबर 36। द डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। डायफ्रैक्शन जो हम करते हैं ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन, मल्टीपल स्लिट डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो याद रखिएगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट बने होते हैं, और लाइट जैसे ही उससे गुजरती है वो क्या हो जाती है, डायफ्रैक्ट हो जाती है। तो लिहाजा क्या होगा, डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन आल्सो बी टर्म एज मल्टीपल स्लिट डायफ्रैक्शन। उसे क्या हम टर्म कर सकते हैं, उसे हम मल्टीपल स्लिट डायफ्रैक्शन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक से क्या होते हैं, स्लिट मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है मल्टीपल स्लिट डायफ्रैक्शन। आगे हमारे पास है टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ। लाइट की जो दो सोर्स है उसको हम कोहेरेंट कह सकते हैं, क्यों, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, they have the same amplitude of vibration, they produce wave in the same medium simultaneously, they produce wave of the same amplitude। अब देखो इस एमसीक्यू में थोड़ी सी कमी बेशी मुझे लग रही है, क्योंकि जो कोहेरेंट लाइट होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या होता है, सब सेम होता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होता है। तब इसमें कह रहा है सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें कहा जा रहा है दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, दोनों सेम ऑप्शन है। इसमें कहा जा रहा है दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और जो है वो सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो है इसमें परफेक्ट ऑप्शन जो है वो कहीं भी इसमें मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, ये सही है, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी सही है, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, ये तीनों सही है। तो रॉन्ग ऑप्शन हमारे पास जो है दे प्रोड्यूस वेव इन द सेम मीडियम साइमल्टेनियसली, सेम मीडियम साइमल्टेनियसली इसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन को जो है वो करेक्शन की नीडेड है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी
कोहेरेंट इफ डैश। तो इसके अंदर क्या होगा, वो कोहेरेंट तब कहलाएंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी बहुत वो करेक्शन खुद कर लेंगे। If we narrow the distance between two slit in young double slit experiment, the fringe width is, हमें कहा जा रहा है कि देखो भाई कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिट के दरमियान का फासला अगर हम कम कर देते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग यानी फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला आपके सामने है वो क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बराबर है एल लैम्डा वर डी। अब ये अगर कम कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर हम दो स्लिट के दरमियान स्पेस को कम कर देंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग के अंदर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कम कर देते हैं फ्रिंज स्पेसिंग के अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ वी नैरो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ, भाई इसको डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा, इंक्रीजेस। फिर आगे कहा जा रहा है द पॉइंट टू विच द रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड, द पॉइंट टू विच रेज आर ब्रॉट टू फोकस, वो पॉइंट जिस पर तमाम रेज एक फोकस पर आ जाती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नन ऑफ दीज। तो हमने कहा वो पॉइंट जिस पर तमाम रेज एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर होता है प्रिंसिपल फोकस की। ये क्या है, डेफिनेशन है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर प्रिंसिपल फोकस है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज 6, the image distance is 24 centimeter, then the object distance is, हमें कहा जा रहा है अगर मैग्निफिकेशन जो है वो 6 है, इमेज डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर होता है q अपॉन p, मैग्निफिकेशन 6 है, इमेज डिस्टेंस जो है वो 24 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो p यहाँ डिवाइडेड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 6 यहाँ नोमिनेटर में, वहाँ जाके डिनोमिनेटर में, 24 डिवाइडेड बाई 6, 24 डिवाइडेड बाई 6, हमारे पास आंसर जो आ जाता है 4 सेंटीमीटर। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास क्या है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज 6 and the image distance is 24 centimeter, then the object distance क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का क्या है, करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का हमारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जाकर हमारे आज की इस एमसीक्यू डिस्कशन जो है वो क्या हुई, मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा और इसके साथ ही मॉडल पेपर के हमने तमाम एमसीक्यू को आज के इस लेक्चर के साथ हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।